अब जल्दी से आपको सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े अपडेट दे देते हैं। एक मामला सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़ा है, जबकि दूसरा हिस्सा एसआईआर की वैधता पर है। दोनों को लेकर आज सर्वोच्च अदालत में क्या हुआ, इसे एक एक करके समझेंगे। पहले वो खबर जो छात्रों और उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई के कुल 19 याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस भेजा। तीनों पक्षों से भाषा नीति पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने भाषा नीति लागू करने से जुड़ी व्यवस्था और तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान बेंच ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है। सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल इस मामले पर कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सीबीएसई के सर्कुलर पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। हुआ यह है कि सीबीएसई ने 15 मई का अचानक एक सर्कुलर जारी किया। इसमें 1 जुलाई से 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई। इनमें कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। विदेशी भाषा की पढ़ाई केवल तीसरी भाषा के रूप में ही हो सकती है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इससे पहले सीबीएसई ने 9 अप्रैल को यह कहा था कि तीसरी भाषा का नियम 9वीं के छात्रों पर 2029-30 तक लागू नहीं होगा। बोर्ड के भरोसा देने के बाद छात्र और अभिभावक निश्चिंत थे, लेकिन 12 दिन पहले अचानक सीबीएसई ने 9वीं के छात्रों को तीसरी भाषा वाला सरप्राइज दे दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब बात एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसे लेकर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक खूब बवाल हुआ है। चुनावों में केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कसौटी पर खरा उतरा। कोर्ट ने अपने निर्णय में माना कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का अधिकार है। इसका संबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईआर ना तो सीधे तौर पर जन प्रतिनिधित्व कानून के विपरीत है और ना ही ये निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन करता है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना कि चुनाव आयोग मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता निर्धारित करने को लेकर नागरिकता संबंधी सीमित जांच कर सकता है, लेकिन वो नागरिकता पर अंतिम निर्णय नहीं कर सकता। आयोग का कोई भी निष्कर्ष केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए प्रभावी होगा और नागरिकता अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के नागरिकता संबंधी दावों को समाप्त नहीं करेगा। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे। एसआईआर विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो राजनीतिक बयानों के तीर भी चलने लगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई। इस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, और नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। एसआईआर संवैधानिक है या नहीं है, ये तो विवादी नहीं था। जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, खास तौर से ज्ञानेश कुमार जी ने लागू किया, मुद्दा तो वो था। एसआईआर को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी? जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक है, और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर फैसला दे दिया है। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा जो उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है। उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। इसका निश्चित तौर से हम लोग पूरे देश के अंदर आप देखिए जो सही चीज़ है वो काम करें, सही के साथ पूरा देश खड़ा है, पर जो गलत हो रहा है वो गलत है।